बेटा देखो आज का आर्टिकल क्या है, लिखा है स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या को एक और नाम से जानते हैं, स्वर्णांक भी कहते हैं, और बेटा एक और नाम से इसको फेमस है, कहता है गोल्ड नंबर भी इसी का नाम है। स्वर्ण संख्या को पढ़ने से पहले जरूरी है दो बातों को पता कर लेना। पहला, रच्छी कोलाइड क्या है, और दूसरा रक्षित कोलाइड क्या है। तो आपने पिछले आर्टिकल पर पढ़ा था, पिछली क्लास पे, क्या कि आप जानते थे इस बात को कि कुछ कोलाइडी विलयन होते हैं द्रव स्नेही, और द्रव स्नेही वे कोलाइडी विलयन होते थे जिनका स्कंदन नहीं हो पाता था, और दूसरे प्रकार के कोलाइडी विलयन थे जिनको कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। और आपने नॉर्मली इस बात को देख रखा था कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों का स्कंदन आसानी से हो जाता था, लेकिन तभी एक घटना और हमें पता चली कि अगर किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो रहा हो या होने वाला हो और उसमें द्रव स्नेही कोलाइड की कुछ मात्रा मिला दी जाए, तो द्रव स्नेही कोलाइड की कुछ मात्रा के मिला देने पर द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। और क्योंकि द्रव स्नेही ने द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन होने से बचा लिया है, हमने द्रव स्नेही कोलाइड को कह रखा था यह रच्छी कोलाइड है, क्योंकि यह द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन होने से बचा लेता है। और दूसरा द्रव विरोधी जिसका स्कंदन हो रहा था उसको कहते हैं रक्षित कोलाइड। तो आज जो स्वर्ण संख्या का आर्टिकल है ये उसी रच्छी और रक्षित कोलाइड पर आधारित है। अगर आपको रच्छी कोलाइड पता है, रक्षित कोलाइड पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और तो मैं एक तो नॉर्मली बात सब लोगों को पहले से ही बता देता हूँ, इतनी बात बस याद रखें कि द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइडों को खराब होने से बचा सकता है, स्कंदित होने से बचा सकता है, इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड को हम कहते हैं रच्छी कोलाइड। अब रही बात स्वर्ण संख्या को कैसे पहचाने, तो स्वर्ण संख्या को पहचान सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। देखो बेटा एक्सपेरिमेंट क्या है, ध्यान देना, देखो इधर परिभाषा जहां इसके पढ़ने का नंबर आएगा तो बेटा हम जल्दी से इसकी परिभाषा को पढ़ देंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आखिर स्वर्ण संख्या होती क्या है, गोल्ड नंबर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एक पात्र में बेटा ले लेना है गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल जानते हो किसको कहते हैं, स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन। और बेटा स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन कोई पूछे कितना लेना है स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन, तो हम बताएंगे हमने 10 ml गोल्ड सॉल ले रखा है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं कि हमने 10 ml गोल्ड सॉल लिया है। अगर कोई व्यक्ति गोल्ड सॉल के नाम से परेशान है तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन। आपने स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन बनाया और उस स्वर्ण धातु के कोलाइडी विलयन को आपने 10 ml यहां पर भर दिया एक पात्र में। अब 10 ml भरने के बाद आपने क्या किया, एक अलग पात्र में, एक छोटे से पात्र में मैं एक टेस्ट ट्यूब बना देता हूं। एक छोटे से पात्र में आपने नमक का घोल ले रखा है। अच्छा, नमक का घोल भी कैसा लिया है, नमक का घोल लिया है 10% NaCl। नमक का जलीय विलयन, फिर मैं दोबारा से बता दूं, नमक का जलीय विलयन लिया गया है। कोई पूछता है सर जी नमक का जलीय विलयन किस हिसाब से है, तो आप बताओगे नमक के जलीय विलयन में 10% तो नमक अवेलेबल है। 10% का मतलब समझते हो ना, 10% का मतलब है 100 ml में से 10 ml क्या है, नमक है। तो अब नमक को 10% सॉल्यूशन बना लिया। अभी क्या करने वाले हम लोग, इतना करने के बाद हम सभी इस बात को जान लें कि अगर कोई पूछेगा गोल्ड कैसा सॉल्यूशन है, हम इसको बताएंगे गोल्ड एक ऐसा कोलाइडी विलयन है जो है द्रव विरोधी। जैसे ही हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो गोल्ड सॉल है ये तो द्रव विरोधी हम जानते हैं कि, तो फिर गोल्ड सॉल्यूशन का स्कंदन कराया जा सकता है। और स्कंदन कराने के लिए ही मैंने नमक नाम के विद्युत अपघट्य का 10% सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में भर करके रखा है। अगर मुझे ये ना पता होता कि द्रव विरोधी है तो मैं फिर नमक लेता चाहे ना लेता, वो बात एक अलग की थी, लेकिन मुझे पता है कि गोल्ड सॉल जो है वो द्रव विरोधी है, इसलिए मैंने इसका स्कंदन कराने के लिए 10% NaCl का सॉल्यूशन लिया है। कोई पूछेगा 10% NaCl का सॉल्यूशन कितना लिया है, मैं बताऊंगा मैंने 1 ml ले रखा है। अब होता क्या है बेटा, वैसे मैं जानता हूं कि अगर आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये 10% NaCl का जो 1 ml सॉल्यूशन है आप अगर इसको गोल्ड सॉल में डाल दोगे तो ये गोल्ड सॉल का क्या करवा देगा, स्कंदन। लेकिन अभी तो सर जी कह रहे थे कि आपको रच्छी वगैरह पता होना चाहिए, रच्छी तो स्कंदन होने नहीं देता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक द्रव स्नेही कोलाइड यहां ले लूंगा, द्रव स्नेही कोलाइड।
अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले एक काम करेंगे हम द्रव स्नेही कोलाइड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो क्या किया हमने 1 ml द्रव स्नेही कोलाइड लिया और 1 ml द्रव स्नेही कोलाइड को गोल्ड सॉल्ट में मिला दिया और गोल्ड सॉल्ट में जब अच्छे ढंग से हमने मिला लिया, अब हमने समझ लिया कि द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव विरोधी कोलाइड में डाल दिया है, तो द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन होने से क्या करेगा, रोकेगा। फिर मैंने जब मिला लिया द्रव स्नेही को द्रव विरोधी में, अब मैं 10% NaCl का 1 ml विलयन इसमें डाल देता हूं और मैं जैसे 10% NaCl का 1 ml सॉल्यूशन इसमें डालता हूं, मैंने ऐसा देख रखा है कि 10% NaCl के 1 ml सॉल्यूशन ने क्या कर दिया, द्रव स्नेही कोलाइड के 1 मिलीग्राम पड़े होने के बावजूद भी नमक के घोल ने स्वर्ण धातु के कोलाइडी विलयन का स्कंदन करा दिया। मैंने सोचा हो सकता है हमने द्रव स्नेही की मात्रा कैसी डाली हो कम, हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं इसको। फिर मैंने नया गोल्ड सॉल्यूशन लिया, कितने ml लिया, 10 ml। फिर मैंने नमक का 10% NaCl का 1 ml सॉल्यूशन बनाया। अब इस बार मैंने द्रव स्नेही के 1 मिलीग्राम नहीं डाला, बल्कि पहले मैंने 1 मिलीग्राम डाला था। अब बेटा मैं कितने मिलीग्राम डालने वाला हूं, 2 मिलीग्राम, और 2 मिलीग्राम को डाल के मैंने घोला। मैं समझ गया हो सकता है इस बार द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन ना हो। फिर मैंने 10% NaCl के 1 ml को इसमें डाला और मैंने इस बार भी देखा कि फिर से दोबारा से स्कंदन हो गया, स्कंदन हो गया। मैंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इसको फिर से हटाया। अब इस बार मैं क्या करने वाला हूं, 10 ml गोल्ड सॉल्ट में इस बार 3 मिलीग्राम द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाएंगे और फिर से स्कंदन कराने के लिए कहेंगे भैया आओ स्कंदन कराओ कि इससे। जैसे इसको डालेंगे दोबारा से स्कंदन हो जाएगा। मैं समझूंगा 3 मिलीग्राम द्रव स्नेही भी स्कंदन को अभी रोक नहीं पा रहा है। फिर मैं इसकी अमाउंट कितने मिलीग्राम कर दूंगा, 4 मिलीग्राम कर दूंगा। और ध्यान देने वाली बात है 4 मिलीग्राम मैंने द्रव स्नेही कोलाइड पर डाला, द्रव स्नेही कोलाइड को डाला। अब मैं कहता हूं एक बार काम कर ले, इसको मिला लेते हैं, दोबारा से ये वाला सॉल्यूशन फिर से इसमें डालते हैं और इस बार मैंने 10% NaCl के जब 1 ml विलयन को मैंने इसमें डाला, मैंने इस बार देखा कि इस बार द्रव स्नेही कोलाइड ने द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन होने से बचा लिया। अर्थात NaCl डाले जाने के बावजूद भी गोल्ड सॉल्ट का या स्वर्ण धातु के कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं कर पाया है। तो बस मैं क्या सोचता हूं, हमने द्रव स्नेही सॉल्ट या द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के कितने मिलीग्राम डाले थे, 4 मिलीग्राम। तो मैं क्या बताऊंगा, द्रव स्नेही कोलाइड के लिए जो स्वर्ण संख्या की वैल्यू है वो कितने मिलीग्राम है, 4। या मैं कहूंगा द्रव स्नेही कोलाइड के लिए स्वर्णांक कितना है, 4 मिलीग्राम। तो स्वर्ण संख्या का समझ गया, स्वर्ण संख्या को एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे निकालेंगे। स्वर्ण संख्या एक्सपेरिमेंट का एक सब्जेक्ट है और स्वर्ण संख्या एक्सपेरिमेंट का ऐसे सब्जेक्ट है कि आपके 10 ml गोल्ड सॉल्ट को लेना है, उसमें 10% NaCl के 1 ml विलयन द्वारा हमको इस गोल्ड सॉल्ट का स्कंदन करवाना है। अब स्कंदन करवाने से पहले हम स्कंदन का बचाव भी देखेंगे। तो स्कंदन का बचाव करने के लिए हम द्रव स्नेही कोलाइड को इसमें मिला कर देखेंगे आखिर द्रव स्नेही कोलाइड कितने मिलीग्राम डाल दिया जाए कि 10% NaCl के 1 ml विलयन द्वारा स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन का स्कंदन ना हो। जितने मिलीग्राम पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि अगर हम इतने मिलीग्राम द्रव स्नेही मिला देते हैं तो अब नमक का घोल भी इसका स्कंदन नहीं कर सकता है, तो उतने मिलीग्राम जो वैल्यू आएगी बेटा वही कहलाएगी स्वर्णांक। तो ऐसा कहेगा कि द्रव स्नेही कोलाइड के लिए स्वर्णांक कितना है, 4। तो वास्तव में स्वर्णांक जान गए क्या होता है। अब इसकी परिभाषा में पढ़ लेता हूं। देखो परिभाषा तकरीबन वैसी लिखी होगी, कोई भी चेंज होगा नहीं। क्या कहता है, अच्छा ये बताने वाली बात है, द्रव स्नेही सॉल्ट ने इसका रक्षा किया ना, स्कंदन होने से बचाया, तो द्रव स्नेही सॉल्ट को कौन सा कोलाइडी विलयन कहेंगे, रच्छी कोलाइड। कहता है रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा, देखो मैंने 4 मिलीग्राम में लिखा भी है, मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट, कितने ml गोल्ड सॉल्ट, 10 ml गोल्ड सॉल्ट में उपस्थित रहकर अगर आप इसको 10 ml गोल्ड सॉल्ट में डाल दोगे तो 10% NaCl के 1 ml विलयन द्वारा स्कंदन को क्या कर देता है, रोक देता है। कि अगर 10 ml NaCl का 10% NaCl का घोल अगर आप 1 ml डाल भी देते हो तो ये रच्छी कोलाइड क्या करेगा, उस स्कंदन को क्या कर देगा, रोक देगा, स्कंदन को नहीं होने देगा। तो इसको ध्यान से पढ़ लेंगे इसको कि रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट में उपस्थित रहकर 10% NaCl के 1 ml विलयन द्वारा स्कंदन को क्या कर सकता है, रोक सकता है, उसको कहते हैं स्वर्ण संख्या। अभी ध्यान देने वाली बात है, मैंने जस्ट बगल में कुछ स्वर्ण संख्या लिख रखी है, ये लाइन को 2 सेकंड बाद पढ़ते हैं।
स्वर्ण संख्या के लिए मैंने क्या लिखा, रच्छी कोलायड, और साथ में मैंने लिखा हुआ है स्वर्ण संख्या। मैं क्या पढ़ता हूं, रच्छी कोलायड में से पहला पदार्थ है जिलेटिन। अब कहता है जिलेटिन के लिए स्वर्ण संख्या का मान जो है 0.005 से लेकर 0.010 तक होता है। स्वर्ण संख्या का इसका अर्थ जानते हो, जिलेटिन के लिए स्वर्ण संख्या का मान इतना है। जिलेटिन का मतलब स्वर्ण संख्या का मान इतना है का अर्थ देखो मैं बताता हूं। इसका अर्थ है कि अगर आपके पास 10 ml गोल्ड सॉल है और उस 10 ml गोल्ड सॉल में अगर आप जिलेटिन के 0.005 मिलीग्राम से लेकर 0.010 मिलीग्राम तक अगर आप जिलेटिन को डाल देते हो तो फिर 10% नमक का जो घोल है वो इस कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं करा सकता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे एग एल्ब्यूमिन के लिए जो होता है वो स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर होता है 0.08 से लेकर 0.010 तक। नीचे लिए गोंद के लिए भी देखेंगे 0.15 से लेकर 0.25 तक होता है, और स्टार्च के लिए गोल्ड नंबर काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है 25 to 50 मिलीग्राम। अगर मेरे लिए देखो कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। कह देता है किसी भी पदार्थ के लिए, कह देता है जैसे मुझसे पूछ लेता है, कहता है स्टार्च के लिए जो गोल्ड नंबर है, स्टार्च के लिए गोल्ड नंबर जो है वो 22 है, इतना दे देता है। तो 22 का अर्थ जानते हो क्या है? अगर हम 22 मिलीग्राम स्टार्च को 10 ml गोल्ड सॉल में डाल दें तो फिर हम 10% NaCl के 1 विलयन द्वारा अगर हम स्कंदन कराना भी चाहें तो गोल्ड सॉल का स्कंदन होने वाला नहीं। या मैं क्या सोचता हूं कि 10 ml गोल्ड सॉल में 10% NaCl के 1 विलयन को डाला जाए और उसमें से पहले से 22 मिलीग्राम स्टार्च अवेलेबल हो, तो ये 22 मिलीग्राम स्टार्च जो है वो उस कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं होने देगा, वहीं से रोक देगा। तो कभी कभी हमारे यहाँ क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, कोई ऐसा कंपाउंड दे देगा, जैसे ऐसे ही लिखा होगा, क्या लिखा हुआ, स्टार्च के लिए कोलाइड स्वर्ण संख्या का मान 25 है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ अपने हिसाब से बता देना है। इसका अर्थ ये है कि 10 ml गोल्ड सॉल में अगर 25 मिलीग्राम आप स्टार्च को डाल देते हो तो फिर उस गोल्ड सॉल का स्कंदन नहीं होने वाला है। फिर आप उसमें चाहे 10% NaCl का 1 मिली डाल भी दो विलयन, विद्युत अपघट्य द्वारा भी उसका स्कंदन होने नहीं है। अच्छा, एक और चीज इसमें से ध्यान रखने वाली है, मैं 2 वैल्यू देता हूं, मेरे पास एक पदार्थ A है और एक पदार्थ B है। ध्यान देने वाली बात है, पदार्थ A के लिए जो गोल्ड नंबर है, स्वर्ण संख्या है, वो 5 है, और पदार्थ B के लिए जो गोल्ड नंबर है वो है 8। दोनों अंतर में रखे जाएंगे। अब बात आती है, एक नया शब्द आ जाता है रक्षण शक्ति। रक्षण शक्ति का मतलब जानते हो, बचाने की क्षमता या स्कंदन को रोकने की क्षमता। अगर दो सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग वैल्यू है गोल्ड नंबर की, तो रक्षण शक्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी? रक्षण शक्ति बेटा सबसे उसकी ज्यादा होगी जिसका गोल्ड नंबर कैसा है? कम। अच्छा, गोल्ड नंबर कम है, उसकी रक्षण शक्ति ज्यादा, इसका क्या अर्थ है? देखो मैं बताता हूं, इसको ऐसे भी समझते हैं। इसका अर्थ है ये केवल 5 मिलीग्राम पढ़कर गोल्ड सॉल के स्कंदन को रोक देगा, लेकिन ये कब इस गोल्ड सॉल के स्कंदन को रोकेगा? जब 8 मिलीग्राम पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, कम पढ़ के भी काम कर रहा है ए ना, कहता है केवल 5 मिलीग्राम डाल दो स्कंदन रुक जाएगा, और इसका क्या बोलता है? कहता है इसके 8 मिलीग्राम डालोगे तब स्कंदन रुक पाएगा। तो मैं क्या सोचता हूं, ये 5 मिलीग्राम जितना काम कर रहा है उतना ही काम ये कितने मिलीग्राम कर रहा है? 8। क्योंकि 5 मिलीग्राम अर्थात कम मात्रा में जो काम कर रहा है उसकी पावर तो ज्यादा है ही। तो ध्यान रखने वाली है, पावर का मतलब है रक्षण शक्ति। जिस भी पदार्थ के लिए गोल्ड नंबर कम है उसके लिए रक्षण शक्ति का मान कैसा होगा? ज्यादा। मैं एक बार दोबारा से देखो इस एग्जाम्पल को रिपीट कर देता हूं। देखो, मैंने माना कि पदार्थ ए के लिए गोल्ड नंबर का वैल्यू 10 है और पदार्थ बी के लिए गोल्ड नंबर की वैल्यू 50 है। 50 नंबर का मतलब और 10 नंबर का मतलब है पदार्थ ए केवल 10 मिलीग्राम डाल दिया जाएगा तो स्कंदन को रोक देगा, जबकि पदार्थ बी भी स्कंदन को रोकेगा, लेकिन कितने मिलीग्राम डालने पर? 50 मिलीग्राम डालने पर। मैं पूछूंगा क्षमता किसकी ज्यादा है? आप कहोगे सर ये तो केवल 10 मिलीग्राम बहुत काम कर रहा, रोक रहा है। तो फिर जिसका स्वर्ण संख्या कम है उसकी रक्षण शक्ति कैसी है? अधिक। और जिसकी स्वर्ण संख्या अधिक है उसकी रक्षण शक्ति कैसी होगी? कम। तो मैंने इस बात को यहां लिखा है, कहता है किसी रच्छी कोलायड की स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होती है
कहता है उसकी रक्षण शक्ति उतनी ही कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अपोजिट वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस भी किसी द्रव स्नेही कोलाइड की अगर स्वर्ण संख्या की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब उसके रक्षण करने की शक्ति बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से बेटा आप इसको ध्यान दोगे। ये मैं एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा हटा देता हूं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मैंने केवल बताया था कि अगर आपको समझना है तो ये एक्सपेरिमेंट ध्यान देना होगा। अच्छा, ध्यान कैसे देना होगा? पहले नंबर पर किसको मिलाना होगा? द्रव स्नेही को, ये पहले नंबर पर मिलाना होगा। जब घुल जाएगा तो दूसरे नंबर पर किसको मिलाना होगा? नमक के घोल को, ये दूसरे नंबर पर आपको मिलाना होगा। तो इस प्रकार से बेटा स्वर्ण संख्या को ध्यान दे लेंगे। कुछ वैल्यू मैंने लिखी है, आपको वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखना। जैसे कोई व्यक्ति कहे भी कि सर ये क्या वैल्यू रटेंगे हम, कोई भी वैल्यू रटने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कभी नंबर आएगा तो वो खुद हम लोगों को बुक में या एग्जाम पेपर में हम लोगों को देते हैं वैल्यू, फिर उसके बेसिस पर क्वेश्चन का आंसर बताना होता है। या तो स्वर्ण संख्या पे आर्टिकल लिखने के लिए आ जाता है, और या तो ऐसा आ जाता है कि किसी भी पदार्थ की या किसी द्रव स्नेही पदार्थ की स्वर्ण संख्या का मान 7 है या 2 है, इसका क्या अर्थ है। जैसे किसी पदार्थ की स्वर्ण संख्या का मान 7 है, इसका क्या अर्थ है आप बताओगे। 10 ml गोल्ड सॉल्ट का अगर हम 10% NaCl के 1 विलयन द्वारा स्कंदन कराते हैं, तो इस स्कंदन को रोकने के लिए हमें 7 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम रच्छी कोलाइड की आवश्यकता होती है। तो बस उसको आंसर दे देना है वैसे हिसाब से। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे बेटा। हमारे यहां अगली हेडिंग है पायस। पायस को बेटा एक और नाम से जानते हैं, इमल्सन। अब बेटा पायस क्या होता है या इमल्सन क्या होता है? बड़ी आसान सी बात है। हम लोगों ने अपनी क्लास में एक बार जब कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, हम लोगों ने वहां एक बार पढ़ा था कि जिसमें से दोनों पदार्थ, एक ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें से उपयुक्त किए गए या प्रयोग में लाए गए दोनों पदार्थ द्रव अवस्था में होते हैं। दोनों पदार्थ अगर द्रव अवस्था में हुए तो हम ऐसे पदार्थों के घोल को क्या बोलते हैं? पायस। लेकिन क्योंकि कोलाइडी विलयन की बात बतानी है भैया, थोड़ा सा परिभाषा को चेंज कर देंगे। कैसा बताएंगे? वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही कैसे पदार्थ होते हैं? द्रव पदार्थ होते हैं। हम ऐसे कोलाइडी विलयन को क्या बोलते हैं? पायस। तो थोड़ा सा विलय और विलायक ना बोलकर क्या बोल देना चाहिए? परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं जैसे इमल्सन क्या होता है, क्या कहता है? वे कोलाइडी विलयन विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, होते हैं, पायस या इमल्सन कहलाते हैं। पायस या बेटा उन्हीं को क्या बोलते हैं? इमल्सन। तो एक बात तो हमको ये पता चल गई, पायस या इमल्सन किसको कहते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव अवस्था में हो, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव अवस्था में हो। अच्छा, पायस से रिलेटेड कुछ विशेष बातें कहता है। पायस किस प्रकार के द्रवों का बनना चाहिए? तो पायस उन द्रवों का बनना चाहिए जो आपस में अमिश्रणीय हो। अमिश्रणीय का मतलब आपस में जल्दी से मिलते ना हो। तो एक बात यहां पर लिखेंगे कि पायस सदैव उन द्रवों द्वारा बनाया जाता है, उन द्रवों से बनाया जाता है
बनाया जाता है जो आपस में अमिश्रणीय होते हैं, जो आपस में अमिश्रणीय होते हैं। अमिश्रणीय का मतलब होता है बेटा जो आपस में आसानी से मिश्रित नहीं होते, हम उन दोनों को कह देते हैं आपस में अमिश्रणीय होते हैं। आपस में अमिश्रणीय होते हैं। एक चीज और है बेटा, अमिश्रणीय के अलावा भी एक चीज को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अगर दोनों द्रव आपस में अमिश्रणीय हैं तो बाई चांस अगर मैंने किसी भी प्रोसेस द्वारा उन दोनों द्रवों को आपस में मिला भी दिया तो मिला देने के बाद ये दोनों द्रव एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अगर एक दूसरे से अलग हो गए तो मैं फिर से क्या बताऊंगा कि पायस तो समाप्त हो गया, क्योंकि पायस तो तब बनता है जब दोनों द्रव आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। लेकिन अगर दोनों द्रव अमिश्रणीय है तो मैंने अगर किसी भी प्रोसेस द्वारा दोनों को कुछ समय के लिए आपस में मिला भी दिया तो कुछ समय बाद ये दोनों द्रव एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इसलिए बेटा हम एक काम करते हैं कि इन दोनों द्रवों को अलग ना होने दें, इसलिए इनमें से एक विशेष प्रकार के केमिकल को मिलाया जाता है। पूछेगा इस केमिकल को क्या कहते हैं? इस केमिकल को कहते हैं पायसी कारक। तो ध्यान रखना पायसी कारक क्या होता है, क्या बोलते हैं कि जब भी कोई दो अमिश्रणीय द्रवों को आपस में मिलाया जाता है, मिश्रित किया जाता है, तो ये दोनों द्रव क्या कि अमिश्रणीय है, ये कुछ समय के लिए आपस में मिल तो जाते हैं परंतु शीघ्र ही एक दूसरे से अलग होने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि शीघ्र ही एक दूसरे से अलग होने का प्रयास करते हैं, हम इनमें से कोई ऐसा केमिकल मिला दें कि एक बार अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो एक दूसरे से अलग ना हो, तो ऐसे केमिकल को कहते हैं पायसी कारक। तो मैं लिखता हूं अमिश्रणीय द्रवों को एक दूसरे के साथ मिले रहने के लिए एक विशेष प्रकार के मिले रहने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होती है। एक विशेष प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होती है। और बेटा ये भी तो लिख देते हैं इस विशेष प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? जिसे पायसी कारक कहा जाता है। इसको बेटा बहुत विशेष ध्यान रखना, पायसी कारक कहा जाता है। बेटा कभी कभी हम लोगों से पूछ लेता है कि दो चार कम से कम पायसी कारक के नाम बता देते, तो बेटा पायसी कारक के नाम बता। अच्छा ये बताओ, मैं देखो ऐसा भी सोचता हूं, एक इस बात को जरा ध्यान देते हैं, हमने दो प्रकार के द्रवों को आपस में मिलाया है। अगर दो प्रकार के द्रव आपस में मिल गए, मतलब मैं क्या सोचता हूं, ये द्रव पदार्थ भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है, दूसरा पदार्थ भी छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गया है। अगर पहले द्रव के सभी पदार्थ आपस में मिल गए और दूसरे द्रव के सभी पदार्थ आपस में मिल गए तो ये दोनों द्रव एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे? अलग। मैं क्या सोचता हूं, अगर दोनों द्रवों को आपस में एक साथ मिलाकर रखना है तो पहले पदार्थ को भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित रखना होगा और दूसरे पदार्थ को भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित रखना होगा। अगर दोनों द्रव पदार्थ में कुछ ऐसा हो जाए कि पहला द्रव पदार्थ पहले कणों के साथ जुड़ने लगेगा, दूसरा द्रव पदार्थ दूसरे द्रव के साथ जुड़ने लगेगा, इसका मतलब तो पदार्थ का स्कंदन होने लगा, पदार्थ समाप्त होने लगा। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि हम उस पदार्थ का स्कंदन कराने से बचा रहे हैं, पायस को नष्ट होने से बचाना है, अर्थात पायस को स्कंदन होने से बचाना है। और स्कंदन होने से बचाने के लिए कौन से कोलाइडी विलयनों का उपयोग किया जाता है? द्रव स्नेही। तो हम क्या बताते हैं कि पायसी कारक एक प्रकार के कौन से पदार्थ होते हैं? द्रव स्नेही, जो स्कंदन होने से क्या कर लेते हैं? बचा लेते हैं पायसों का। तो हम क्या बताएंगे नेक्स्ट लाइन पे? पायसी कारक के रूप में
पायसी कारक के रूप में जिलेटिन, साबुन, डिटर्जेंट, गोंद आदि द्रव स्नेही कोलाइडों कोलाइडों को प्रयोग में लाया जाता है। कोलाइडों को प्रयोग में लाया जाता है। तो इस बात को भी विशेष रखना है कि अगर कोई पूछेगा पायसी कारक कौन से पदार्थ होते हैं, हम तुरंत बताएंगे पायसी कारक एक प्रकार के द्रव स्नेही पदार्थ होते हैं जो दोनों द्रवों को छोटी छोटी बूंदों के रूप में विभक्त रखते हैं ताकि दोनों की छोटी छोटी बूंदें आपस में जुड़ी रहें। तो इस बात को देखेंगे। एक नंबर और बेटा इसी में से लिख लेंगे कि पायसी कारक कार्य कैसे करता है। तो हम लिखेंगे, देखो क्या कर देता है। पायसी कारक किसी एक द्रव किसी एक द्रव की सतह पर अधिशोषित होकर उसे छोटी छोटी बूंदों के रूप में विभक्त रखता है। छोटी छोटी बूंदों के रूप में विभक्त रखता है अर्थात तोड़े रखता है। देखो बेटा इसको कैसे समझ सकते हैं, छोटी छोटी बूंदों के रूप में विभक्त रखता है। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा, कैसे समझ सकते हैं, ध्यान देना है, ये वाली लाइन समझ में आ जाए अच्छी बात है। बेटा मैंने क्या कर रखा है, एक घोल बनाया है। अब इस घोल में जल को यहां तक भरा है और जल में मैंने दूसरा लिक्विड सब्सटेंस डाल दिया है, तेल। अभी हुआ क्या है, जल तो पूरा का पूरा भरा हुआ है बेटा, इसमें से ये तेल की छोटी छोटी बूंदें जल में तैर रही। ध्यान देने वाली बात है, पायस। और क्योंकि तेल की छोटी छोटी बूंदें जल में तैर रही, मैं समझ गया कि तेल और जल से मिलने वाला ये क्या है, पायस। इमल्सिफायर करता क्या है, इमल्सिफायर का मतलब समझते हो, पायसी कारक क्या करता है, जैसे ही आपने जैसे तैसे तेल की पानी पर घोलकर उसे छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल गए लिया। इस छोटी बूंद का आकार है 1 नैनोमीटर से, बिल्कुल सही है, 1000 नैनोमीटर के बीच में। अगर हम तेल और जल के मिश्रण को थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं बिना पायसी कारक डाले हुए, तो प्रॉब्लम क्रिएट क्या होती है, ये तेल की छोटी छोटी बूंदें आपस में क्या होने लगती हैं, जुड़ने लगती हैं। सोचने वाली बात, अगर ये तेल की छोटी छोटी बूंदें आपस में जुड़ने लगेंगी तो तेल की कैसी बूंद बन जाएगी, बड़ी। और तेल की बड़ी बूंद बनेगी, इस घटना को ही तो क्या कहते हैं, स्कंदन। और हमें इस बार स्कंदन को क्या करना है, रोकना है। हम ये चाहते हैं कि तेल की जो छोटी छोटी बूंदें बनी है ये हमेशा के लिए बनी रहें। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पायसी कारक डाल देंगे। अब पायसी कारक करेगा क्या बेटा, देखो पायसी कारक इन तेल की छोटी बूंदों के चारों ओर अपनी ये क्या बना लेगा, परत। ये परत किसकी रहेगी, पायसी कारक की। इस तेल की बूंद के भी चारों ओर अपनी एक परत बना लेगा। इस तेल की बूंद के चारों ओर सारी तेल की बूंदों के चारों ओर एक पतली परत बना लेगा पायसी कारक। अब सारे बच्चे बहुत होशियार हैं, ये जानते हैं। अच्छा ये बताओ, पायसी कारक में से मिला देने के बाद अब तेल की बूंद से टकराएगी, लेकिन बीच में कौन आ जाएगा, पायसी कारक। ये तेल की दो बूंदों को आपस में मिलने नहीं देगा, एक दूसरे से अलग कर देगा।
अच्छा बस इतनी बात बताओ, अगर एक दूसरे से अलग कर देगा क्या ये बूंदें कभी आपस में जुड़ेंगी? कभी स्कंदन होगा? अगर कभी स्कंदन नहीं होने वाला तो अब कोलाइडी विलयन कैसा हो गया है? स्टेबल हो गया है। तो कभी अगर कोई पूछता है कि एमल्सीफायर या पायसी कारक वर्क कैसे करता है, एक साधारण सा नियम है, आप बताओगे। पायसी कारक परिचित प्रावस्था के कणों के चारों ओर अपनी एक पतली क्या बना लेता है? परत। और इस पतली परत के कारण परिचित प्रावस्था के कण आपस में जुड़ नहीं पाते हैं, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है या जो पायस बनकर तैयार होता है, ये कैसा होता है? स्टेबल होता है। अच्छा, पायसी कारक के बाद बेटा एक और इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ते हैं, यहां पढ़ लेते हैं उस लाइन को। कभी कभी क्या होता है, हमें इस बने हुए पायस को समाप्त करना है। पायस को समाप्त करने का अर्थ जानते हो? आप तेल अलग करना चाहते हो और जल की सारी बूंदों को अलग करना चाहते हो। तेल के सारे कण एक तरफ, जल के सारे कण एक तरफ। तो इस बात को कहते हैं, चाहे आप ऐसा कह सकते हो कि पायस का स्कंदन कराना है, और चाहे इस बात को ऐसे कह सकते हो पायस को नष्ट करना है। तो पायस को नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है विपायसीकरण। इस घटना से मुझे एक बात और याद आती है, पायस को बनाने की प्रक्रिया कहलाती है पायसीकरण, और पायस को नष्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है विपायसीकरण। एक काम करेंगे, इसको नोट कर लिए, फिर पहले लिखाते हैं पायस को बनाने की प्रक्रिया, और फिर लिखते हैं पायस को समाप्त होने की प्रक्रिया, और फिर इसको भी देखेंगे कि पायस समाप्त कैसे होता है। एक काम करें, इसको जल्दी से नोट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि पायसीकरण क्या होता है। वैसे तो बच्चे आसानी से इसको बता सकते हैं कि पायस बनाने की प्रक्रिया को या पायस बनाने की विधि को क्या कहते हैं? पायसीकरण। लेकिन इसके लिए हम ये भी देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो पायसीकरण की परिभाषा लिखते हैं। यदि दो अमिश्रणीय द्रवों को, वैसे भी मैंने बताया था पायस दो ऐसे ही द्रवों से बनता है जो अमिश्रित होते हैं या अमिश्रणीय होते हैं। यदि दो अमिश्रणीय द्रवों को एक साथ लेकर पराध्वनि कंपनों, अब ये कौन सा नया शब्द आ गया? पराध्वनि कंपनों। बेटा पराध्वनि कंपनों का मतलब है हम उसे बहुत तेजी से कंपन कराते हैं। साथ लेकर यदि दो अमिश्रणीय द्रवों को एक साथ लेकर पराध्वनि कंपनों से गुजारा जाए, अर्थात उसको बहुत तेजी से हिलाया जाए, गुजारा जाए, तो दोनों द्रव आपस में मिलकर, तो दोनों जो द्रव होते हैं, दोनों द्रव आपस में मिल जाते हैं और मिलकर पायस का निर्माण करते हैं। और बेटा क्योंकि बात आ गई कि पायस का निर्माण करते हैं, अतः पायस को बनाने की विधि, पायसीकरण कहलाती है। पायस को बनाने की विधि को बेटा ही क्या कहते हैं? पायसीकरण। की विधि पायसीकरण कहलाती है। तो भैया सबसे बढ़िया बात तो हम इसको याद रखेंगे कि पायसीकरण होता क्या है। अब इस बात को भी थोड़ा चर्चा में लेते हैं कि अगर हम पायस बना रहे हैं तो तकरीबन कितने प्रकार के पायस बनकर तैयार होते हैं। तो वैसे मैं अगर पायस बनाने की कोशिश करता हूं, मेरे पास दो प्रकार के पायस बनकर तैयार होते हैं। सबसे पहला पायस क्या होता है? जल में तेल, या बेटा इस प्रकार के पायस को कहते हैं ऑयल इन वाटर। मैं यहां लिख देता हूं, या इस प्रकार के पायस को क्या कहते हैं? ऑयल इन वाटर, ऑयल O/W, या ऐसे को जलीय पायस भी कहते हैं।
ध्यान रखना बेटा, जलीय पायस। अब बेटा जलीय पायस क्या होता है इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। मैं क्या सोचता हूं, देखो मैं दोबारा से बता देता हूं, जल में तेल, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ें बहुत अच्छा समझ में आता है। क्या? जल में तेल की बूंदें, अर्थात आपको जल लेना है ज्यादा अमाउंट में और उसमें से तेल लेना है कम अमाउंट में, और इस दौरान अगर हम दोनों को मिलाकर कोई पायस बनाते हैं तो हम ऐसे पायस को एक और नाम से जान सकते हैं, जलीय पायस या ऑयल इन वाटर पायस। तो इसमें से ध्यान रखना है, ऑयल इन वाटर मतलब तेल की छोटी छोटी बूंदें कहाँ हैं? वाटर पे। तो हम क्या बताएंगे कि जब तेल की छोटी छोटी बूंदें जल के साथ मिलाने पर जल में परिक्षिप्त हो जाती हैं तो हम इस प्रकार के पायस को क्या कहते हैं? जल में तेल पायस कहते हैं। तो लिखेंगे इस बात को कि जब जल की अधिक मात्रा में, जब जल की अधिक मात्रा में, जब जल की अधिक मात्रा में तेल की बूंदें परिक्षिप्त होती हैं, तेल की बूंदें परिक्षिप्त होती हैं, तेल की बूंदें परिक्षिप्त होती हैं है, तब जल में तेल पायस बनता है, जल में तेल पायस बनता है। तो बेटा मेनली इफेक्ट क्या है तुमको समझना क्या है, बस इतनी बात बेटा समझ करके रखना है कि कौन से पार्टिकल कहां पर फैले हुए हैं। तो जल में तेल पायस वाले अगर कभी पार्टिकल कहेगा जल में तेल, तो तेल की छोटी छोटी बूंदें कहां पर फैली हुई हैं? जल में फैली हुई हैं। कोई पूछता है तेल की छोटी छोटी बूंदें जल में फैली होती है, इसका कोई एग्जाम्पल है इस दुनिया में? बिल्कुल एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है दूध। लगभग सभी के घरों में होता है। अब दूध को देखो, कोई कहेगा सर जी इसमें तो तेल की बूंदें थी नहीं, वसा की बूंदें थी नहीं। तो बेटा तुमने देखा होगा दूध को जब गर्म किया जाता है तो वसा के कणों का क्या हो जाता है? स्कंदन, और स्कंदन होने पर वसा के कण ऊपर सतह पर क्या होने लगते हैं? तैरते रहते हैं, नहीं, जिसको आप फैट कहते हो। तो इस बात को ध्यान रखना है, जो दूध है वो एक प्रकार का ऐसा है कि उसमें से तेल या वसा की छोटी छोटी बूंदें जो हैं, तेल या वसा की छोटी छोटी बूंदें कहां पर तैरती रहती हैं? जल में। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। कोई पूछता है दूध किस प्रकार का कोलाइडी विलेन है, आप बताओगे एक प्रकार का पायस है। पूछेगा किस टाइप का पायस है, आप बताओगे जल में तेल, अर्थात तेल की छोटी छोटी बूंदें क्या होती है? जल में तैरती रहती है। अब नेक्स्ट टाइप के आ जाते हैं कि दूसरे टाइप का पायस कौन सा होता है। दूसरे टाइप का पायस है बेटा तेल में जल। और तेल में जल को कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिख या वाटर इन ऑयल। तो बेटा वाटर इन ऑयल को एक और नाम से जानते हैं, तैलीय पायस। वैसे मैं अगर पूछूं तैलीय पायस में से किसकी मात्रा ज्यादा होगी, जल की या तेल की? तेल की। अगर तेल की बेटा मात्रा ज्यादा होगी तो इसको तो आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जबकि तेल की छोटी छोटी बूंदें जल में परिक्षिप्त, जब जल की छोटी छोटी बूंदें तेल में परिक्षिप्त हो जाती हैं, हम ऐसे कोलाइडी विलेन को या ऐसे पायस को क्या बोलते हैं? तेल में जल या तेलीय पायस बोलते हैं। तो क्या लिखते हैं? जब जल की छोटी छोटी बूंदें, जब जल की छोटी छोटी बूंदें तेल में परिक्षिप्त हो जाती हैं, तेल में परिक्षिप्त हो जाती हैं, तेल में परिक्षिप्त हो जाती हैं, तब इसे तैलीय पायस कहते हैं।
तैलीय पायस, तैलीय पायस कहते हैं। कोई बेटा हमसे इसका भी तो एग्जाम्पल पूछ सकता है। आखिर इसका एग्जाम्पल क्या है, बिल्कुल बता देंगे। इसका एग्जाम्पल है ग्रीस। ग्रीस जानते हो ना, मोटर बाइकों में, साइकिलों में ग्रीस लगाया जाता है लोहे के पुर्जों पर जंग ना लगने के लिए। ऐसा कहते हैं कि ग्रीस को लगा देने से लोहे के जो टुकड़े होते हैं, पुर्जे होते हैं, उन पर जंग नहीं लगता और वे खराब भी नहीं होता है। एक और आता है बेटा, नाम सुने हो इसका, जितनी भी कोल्ड क्रीम होती है बेटा, ये भी एक प्रकार का पायस होता है। और मैं तो क्या बोलता हूं, जितने भी क्रीम होती हैं, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन क्रीम यूज में आते हैं, सारे के सारे एक प्रकार के पायस होते हैं। या तो वो तेल में जल पायस होते हैं, या तो वो जल में तेल पायस होते हैं। डिफरेंट टाइप के मौसम के लिए अलग अलग प्रकार के पायसों का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों के मौसम में क्या होता है, त्वचा रूखी हो जाती है, नहीं त्वचा रूखी हो जाती है, तो त्वचा की रूखीपन को समाप्त करने के लिए फिर ऑयल ज्यादा होना चाहिए। तो ऑयल क्योंकि ज्यादा होना चाहिए, तभी देखो जल की छोटी बूंदें रखी जाती हैं, कहां पर रखी जाती हैं, ऑयल में। अच्छा, एक चीज मैं क्या देखता हूं, अगर आप इस चीज को ध्यान रखो, शायद आपने ऐसा कुछ पढ़ा हो, और पढ़ा है तो इससे रिलेटेड एक बात को जान लेते हैं, क्योंकि लगभग आर्टिकल इसका तो समाप्त ही है कि जब भी कोई क्रीम मिलती है उसमें ज्यादातर चीजों में कुछ सावधानियां लिखी रहती हैं। क्या कहते हैं इसको धूप में नहीं रखना है, पैकेट को, इसको ज्यादा वार्म टेम्परेचर पे नहीं रखना है। आखिर ऐसी सावधानियां क्यों लिखी रहती है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं। अच्छा, एक एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। क्यों लिखी रहती है, इसको पढ़ते समझते हैं। क्योंकि जब भी तेल और जल को मिलाकर क्रीम बनाई गई, पायस बनाया गया, इसमें एक पदार्थ पड़ा था पायसी कारक। उस अपने पायसी कारक की एक एक्सपायरी क्षमता है। क्षमता क्या है कि वो 2 साल तक काम कर सकता है, ये 3 महीने तक काम कर सकता है। अर्थात ये पायसी कारक दोनों द्रवों को 3 महीने तक आपस में क्या करके रख सकता है, मिला करके रख सकता है। 3 महीने से क्षमता इसकी ज्यादा नहीं है। 3 महीने बाद पायसी कारक की क्षमता खत्म होने लगेगी या वर्किंग प्रोसेस लो हो जाएगा, तेल अलग होने लगेगा, जल अलग होने लगेगा, क्रीम तो बेकार हो गई भैया। तो जब भी क्रीम मिलाए बनाएगी, उसमें से एक पायसी कारक मिलाया गया। अगर पायसी कारक की क्षमता 9 महीने तक रोक की है, आपको 6 महीने 8 महीने तक की डेट दे देता है, इतने के दिन के अंदर क्रीम का इतना उपयोग करें वरना एक्सपायरी डेट है। उसको लगा कि 12 महीने तक यूज में आ सकता है, तो 12 महीने की डेट दे दी गई एक्सपेरिमेंट की, जिस डेट से मैन्युफैक्चर हुए 12 महीने तक चलेगा, इसके बाद आप इसको बदल दें। लेकिन अगर आपको ऐसा कभी लगे कि सर जी हमें इसको चेक करना चाहते हैं कि 12 महीने बाद क्या होगा, तो बेटा 12 महीने में तो एग्जैक्ट असर नहीं खत्म होगा। 12 महीने से में बाद ये दोनों द्रव एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट होंगे। आप किसी एक छोटे क्रीम को लेकर खरीद के रख लें और 2 4 5 साल तक रखा रहने दें, या इसको धूप में रख दें सीधे जाके। धूप में क्या होता है, पायसी कारक की क्षमता नष्ट होने लगती है। और जब पायसी कारक की क्षमता नष्ट होने लगती है, दोनों लिक्विड एक दूसरे से कैसे होने लगते हैं, अलग। और फिर उस आप क्रीम के पैकेट को काट के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से लिक्विड दोनों कैसे जा रहे हैं, एक दूसरे से अलग जा रहे हैं। तो इस बात को समझ में आ रहा है कि एक्सपायरी डेट क्यों लिखी रहती है। तो कायदे से अगर देखा जाए, वो एक्सपायरी डेट पायस की नहीं होती है, बल्कि वो एक्सपायरी डेट होती है पायसी कारक की। किसी भी क्रीम में, चाहे वो कोल्ड क्रीम हो, वैनिशिंग क्रीम हो, लेकिन जो भी उसमें डेट दी है वो क्रीम की तो है ही नहीं, वो है उसमें से उपस्थित पायसी कारक की डेट है। एक काम करेंगे, कोल्ड क्रीम ग्रीस लिख लिया है, इतना बहुत है, इससे ज्यादा लिखेंगे भी नहीं। लास्ट में पायसीकरण के अलावा एक मैं कह रहा था कि पायसीकरण में से एक हेडिंग और जस्ट अपोजिट आती है, विपायसीकरण। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, विपायसीकरण। आखिर विपायसीकरण क्या होता है? तो बेटा विपायसीकरण तो पायसीकरण का जस्ट अपोजिट होगा। अगर किन्हीं दो अमिश्रणीय द्रवों को आपस में मिलाकर पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं, तो पायस में उपस्थित दोनों द्रव पदार्थों को एक दूसरे से अलग कर पायस को समाप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विपायसीकरण। तो मैं क्या लिखूंगा? जस्ट अपोजिट पायसीकरण से। तो क्या बताएंगे? पायस में उपस्थित दोनों
द्रवों को एक दूसरे से अलग कर, एक दूसरे से अलग कर पायस को समाप्त करने की प्रक्रिया, पायस समाप्त करने की प्रक्रिया, पायस को समाप्त करने की प्रक्रिया विपायसीकरण कहलाती है। विपायसीकरण कहलाती है। कभी कभी बेटा हम लोगों से ये घटनाएं भी पूछ लेता है, कहता है आखिर आपके पास कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे विपायसीकरण अर्थात पायस में से तेल और जल को अलग कर सकते हैं। मैंने बताया जस्ट 2 मिनट पहले दूध को गर्म कर देने पर भी उसका क्या हो जाता है, विपायसीकरण, क्योंकि लेयर जो ऑयल की होती है, फैट की लेयर अलग तैरने लगती है और दूध का बाकी बचा हुआ जल वाला हिस्सा कहाँ रहता है, नीचे। तो एक तो सबसे पहले विपायसीकरण करवाया जा सकता है क्या करके, पायस को गर्म करके। कहता है पायसीकरण का क्या कोई दूसरा रास्ता है, हाँ, ठंडा करके। कि अगर आप ताजे दूध को ज्यादा ठंडा कर देते हैं तो भी उससे फैट की लेयर क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो आप ठंडा करके भी इसको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अभी कहता है क्या पायस को एक दूसरे, पायस में उपस्थित द्रवों को एक दूसरे से अलग करने के लिए कोई और विधि है, अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि, बेटा अपकेंद्रण का मतलब समझते हो ना, दूध से फैट को अलग करने की प्रक्रिया आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूज मशीन पे। नहीं, सेंट्रीफ्यूज मशीन पर क्या करते हैं, दूध में से फैट को निकालने के लिए सबसे पहले आपके द्वारा लिए गए सैंपल को एक मशीन पे रख देते हैं, वहां उसे तेजी से घुमाया जाता है। जब तेजी से घुमाया जाता है तो पायस में उपस्थित वसा की परत अलग हो जाती है और द्रव जो होता है वो अलग हो जाता है। और वसा की आई हुई अमाउंट के आधार पर भी उस मिल्क का जो है वो एक रेट लगता है। अच्छा वसा प्राप्त होती है, अच्छी फैट प्राप्त होती है तो उसमें से ज़्यादा रेट पर लग जाता है मिल्क। अगर कम फैट प्राप्त होता है तो उसी रेट आधार पर रेट कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम विपायसीकरण करवा सकते हैं अगर हम पायस को गर्म कर दें, पायस को ठंडा कर दें। अपकेंद्रण के आधार पर भी इन दोनों को अलग कर सकते हैं। एक और प्रोसेस है जिससे इन दोनों को अलग कर सकते हैं, 4th नंबर पे लिखेंगे विद्युत अपघट्य मिलाकर। विद्युत अपघट्य मिलाकर भी पायस में उपस्थित दोनों द्रवों को एक दूसरे से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो एक काम कर लेंगे, फिर इनको नोट कर लेंगे हैं, बाकी की पढ़ाई करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे।